हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एज पर लेटेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल ऑफ सीए फाइनल एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2017 अटेम्प्ट। इसमें हमें सिर्फ 10 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं और ये ऑल 10 पॉइंट्स आपके डिस्कशन करने के बाद जब आप पीएम खोलेंगे, उसके क्वेश्चंस खोलेंगे तो आपको लगेगा कि आप सब कुछ कर चुके हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन मोस्टली आता है, तो आपके फ्रीली इन हैंड्स हैं ये क्वेश्चन जो आपको आज मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, मीनिंग क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग वो कह रहे हैं कोई भी अगर चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई भी पर्सन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज कर रहा है, नोइंगली असिस्ट कर रहा है या नोइंगली इज अ पार्टी है। कोई भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज, नोइंगली असिस्ट या नोइंगली इज अ पार्टी है और इज एक्चुअली इन्वॉल्व है इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी जो कि कनेक्टेड होगा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और प्रोजेक्टिंग इट एज अनटेंडेड प्रॉपर्टी, तो वो शैल बी गिल्टी होगा ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो, whomsoever डायरेक्टली और इनडायरेक्टली attempts to indulge, knowingly assist and knowingly is a party और is actually involved है in the process और activity जो कि connected है with proceeds of crime and projecting है it as untainted property, तो वो guilty होगा offense of money laundering। अब नाउ सवाल आता है, proceeds of crime क्या है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी जो डिराइव की है या ऑब्टेन किया है, चाहे डायरेक्टली की हो चाहे इनडायरेक्टली की हो, किसी भी पर्सन ने एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। द वर्ड जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में है, आपने कोई भी प्रॉपर्टी या तो ड्राइव की है या ऑब्टेन की है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, किसी भी पर्सन से जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी के बदले किसी को गन रख के आपने पॉइंट आउट करके कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, तो रिलेटिंग टू ए शेड्यूल्ड ऑफेंस और द वैल्यू ऑफ सच एनी सच प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, किसी भी पर्सन से। नाउ करते हैं पेमेंट सिस्टम क्या है। पेमेंट सिस्टम जो है एक सिस्टम है जो कि इनेबल करता है पेमेंट बिटवीन 2 पर्सन जो कि पेयर और बेनिफिशियरी। इसमें इन्वॉल्विंग है क्लियरिंग पेमेंट और सेटलमेंट सर्विस और ऑल ऑफ देम, जो कि क्लियर करता है क्या क्या इन्वॉल्व है, क्लियरिंग पेमेंट और सेटलमेंट सर्विसेज ऑल ऑफ देम। ये इंक्लूड्स करता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनी ट्रांसफ़र, ऑपरेशन और अदर सारे सिस्टम जो भी हैं वो सब पेमेंट सिस्टम ही हैं आज के तारीख में जो भी चल रहे हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या पनिशमेंट जो है एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया है। अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाता है तो उसका क्या पनिशमेंट है। तो इसमें 2 सेक्शन डील करते हैं। जो सेक्शन 3 है वो डील करता है ऑफेंसेस और सेक्शन जो 4 है वो प्रोवाइड करता है पनिशमेंट। जो सेक्शन 3 में वो कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन ओमिट्स करता है ऑफेंस, वो पनिशेबल होगा विद अ रिगोरियस इम्प्रिजमेंट जिसकी टर्म होगी कम से कम 3 साल और जो कि मैक्सिमम है 7 ईयर्स, और उसको आल्सो हो फाइन या पेनल्टी भी लगेगी, दोनों चीज़ भी हो सकती है। बट वो कह रहे हैं वेयर द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 2 ऑफ पार्ट ए ऑफ शेड्यूल, तो वो कह रहे हैं मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 7 ईयर्स के प्लेस पर 10 ईयर्स उसको कर सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं ऑब्लिगेशन क्या है बैंकिंग कंपनीज के अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। बैंकिंग कंपनीज का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो कह रहे हैं बैंकिंग कंपनी को क्या क्या करना है इस केस में। बैंकिंग कंपनी का सेक्शन जो ये सेक्शन 12 मामला का वो डील करता है कि बैंकिंग कंपनी को एक तो रिकॉर्ड मेंटेन करना है हर एक ट्रांजेक्शन का इस मैनर में कि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, और ये जो रिकॉर्ड है जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उस ट्रांजेक्शन से 5 साल तक उसको मेंटेन करना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वो कह रहे हैं बैंकिंग कंपनी को फर्निश करनी है इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को विद इन सच टाइम जो कि प्रेस्क्राइब्ड है, और इन्फॉर्मेशन जो रिलेटिंग है इस ट्रांजेक्शन से, चाहे अटेम्प्टेड है और एग्जीक्यूटेड है, उसकी नेचर और वैल्यू क्या है वो सब कुछ बताना है। हमें वेरीफाई करानी है आइडेंटिटी क्लाइंट की, आइडेंटिटी बेनिफिशियल ओनर की करानी है, और रिलेटिंग डॉक्यूमेंट्स हम लोग उनको बैंकिंग कंपनी को प्रोवाइड कराने हैं जो कि क्लाइंट की आइडेंटिटी और बेनिफिशियल ओनर की आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी है। उनके कॉरेस्पॉन्डेंस और बिजनेस एड्रेस दोनों जो वो भी 5 साल तक उनको रखने हैं, और ऑल सारी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल है। हम आपको अगर इसको रिवाइज करें एक बार और, जो 5 पॉइंट्स हैं बैंकिंग कंपनी को करने हैं वो कह रहे हैं 5 साल तक उनकी ट्रांजेक्शन जो हो रही है उसको मैं प्रॉपर मेंटेन करना है कि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, फर्निश इन्फॉर्मेशन करनी है डायरेक्टर को विद इन टाइम में जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है। फिर वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, ऑनरशिप, बेनिफिशियल ऑनर की, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स 5 साल तक के लिए। अब वो कह रहे हैं
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में एक ट्रायल अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कंडक्ट होता है इन स्पेशल कोर्ट में। तो उसमें क्या है, वो कहते हैं सेक्शन 43 से 47 डील्स करता है विद जो कि प्रोविजन है रिलेटिंग टू स्पेशल कोर्ट, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो सेक्शन 43 एम्पावर कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि इन कंसल्टेशन करेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से ट्रायल करने के लिए ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग के जो ऑफेंस नए नए ऑफेंस आते हैं उनको कैसे कहते हैं, उनको पनिश करना है। तो वो कह रहे हैं टू नोटिफाई करना है एक या एक से ज़्यादा कोर्ट को, कोर्ट ऑफ सेशन को एज ए स्पेशल कोर्ट की तरह, और स्पेशल कोर्ट फॉर सच एरिया, उसी एरिया में जहाँ का ऑफेंस है उसी एरिया की एक या एक से ज़्यादा कोर्ट को उन्होंने नोटिफाई करना है। फिर फॉर सच केसेस क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस as may be notified specify in the notification to this effect, और उन केसेस को नोटिफाई करना है। नाउ वो कह रहे हैं सेक्शन 44 क्लियरली प्रोवाइड्स करता है दैट जो कि ऑफेंस है प्रोवाइड्स फॉर द ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट। तो इट ओवरराइड्स करता है प्रोविजन ऑफ द कोड्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और प्रोवाइड्स करता है दैट जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है और द ऑफेंस जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 4 में, जो कि भी हमने पीछे डिस्कस किए हैं, वो शैल बी ट्राइबल होंगे ओनली बाय द स्पेशल कोर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड होगा फॉर द एरिया इन विच द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। वो कह रहे हैं वो सारे ऑफेंस जो कि स्पेसिफाइड हैं सेक्शन 4 में, वो केवल ट्रायल होगा उनका सिर्फ उसी कोर्ट में जहाँ से वो ऑफेंस कमिटेड हुए हैं। और स्पेशल कोर्ट में अपॉन ए कंप्लेंट मे बी मेड बाय अथॉरिटी जो कि ऑथराइज है इन दिस बिहाफ में कर सकती है टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द एक्यूज इज कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल। दो इन्होंने बता दिए। फिर वो कहते हैं रिक्वायरमेंट जो है पुलिस रिपोर्ट की ऑफ द फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज नो मोर एप्लीकेबल। रिक्वायरमेंट जो है पुलिस रिपोर्ट की फैक्ट के लिए शूट कर रहे हैं ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, इस कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो कह रहे हैं ऑफेंसेस क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के, तो बहुत ही सिंपल आंसर है, बिल्कुल सिंपल, इससे आसान आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। वो कह रहे हैं स्पेसिफाइड क्या क्या, तीन उन्होंने ऑफेंस जो है तीन शेड्यूल में स्पेसिफाई हैं, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, ये तीन स्पेसिफाइड हैं जो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस हैं। एक क्वेश्चन आता है ये, हाउ कैन अ पर्सन रिलीज हो सकता है बेल पर इन केस ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, क्या इसमें प्रोसेस होगा। गाइस लास्ट 2 पॉइंट्स रहते हैं और आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी फिनिश हो जाएगा। तो इसमें जो है सेक्शन 45 डील्स करता है जो ऑफेंसेस हैं जो कि कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, कोई भी नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस punishable for a term of imprisonment for more than 3 years under Part A of the schedule shall be released on bail or on his behalf जब तक कि unless ना जब तक कि public prosecutor जो है has been given an opportunity to oppose the application for such a release, या where the public prosecutor opposes the application द कोर्ट जब तक सेटिस्फाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है अपोज कर दे एप्लीकेशन और कोर्ट जो है सेटिस्फाई ना हो जाए कि ये जो पर्सन है उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है बिलीव कराने के लिए कि वो गिल्टी नहीं है ऑफेंस के लिए, या फिर दैट ही हैज़ नॉट लाइबल टू कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन द बेल, अगर उसको बेल मिल जाती है तो वो कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। दो है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन, और पब्लिक वो कह रहे हैं वेयर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज कर दे एप्लीकेशन और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि उसने ना तो वो ऑफेंस किया है ना ही वो आफ्टर बेल नहीं करेगा। तो इन केसेस ऑफ पर्सन हु इज इन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, वो कुछ केसेस उन्होंने ऐसे बताए हैं जहाँ पर बेल मिल जाती है, क्या अगर पर्सन 16 साल से कम है या फिर वुमेन है या फिर सिक और इन्फॉर्म पर्सन है, तो स्पेशल कोर्ट कैन डायरेक्ट द रिलीज ऑफ सच पर्सन ऑन बेल। 16 साल से कम का पर्सन वुमेन या सिक या इन्फॉर्म है, उनको बेल मिल जाती है। लास्ट वो क्वेश्चन गाइज, वो कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग डज नॉट मीन जस्ट शिफ्टिंग ऑफ फंड। एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने, हमें बताना है क्या है। तो वो बता रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग जो है इज अ मूविंग ऑफ इलीगली एक्वायर्ड कैश, मूविंग कर रहे हैं हम इलीगली एक्वायर्ड कैश को थ्रू फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू, सो दैट इट अपीयर्स टू बी लीगली एक्वायर्ड। उसको लीगल बनाने के लिए इलीगली एक्वायर्ड कैश को हम उसको मूव कराते हैं फाइनेंशियल सिस्टम से ताकि वो लीगली बन जाए। हियर वी कैन से मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट जस्ट अ शिफ्टिंग ऑफ फंड बट इट इज द कन्वर्जन ऑफ मनी विच इज इलीगली ऑब्टेन्ड, मतलब हम मनी को कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि हमने इलीगल तरीके से ऑब्टेन की थी। तो यहाँ पे हमने इस
स्टेटमेंट में हमें सिर्फ थोड़ा सा डिफाइन करना है, हमें सिग्निफिकेंस और एम बताना है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें हमें प्रीएम्बल, ऑब्जेक्टिव वगैरह एक पैराग्राफ ऐड कर देना है इस आंसर के साथ कि एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव था, एक्ट का क्या, इस एक्ट का क्या प्रीएम्बल है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों लोगों को उनको पकड़ना, ठीक है, और क्या क्या प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग, जो भी केस आते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको एक छोटा सा पैराग्राफ आपको अपनी बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ लिख देना है। लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं क्या रेमेडी अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर आपके अगेंस्ट निकाल दिया तो आपके पास क्या रेमेडी है। तो वो कह रहे हैं सेक्शन 25 जो है वो डील कर रहे हैं और एम्पावर कर रहे हैं सीजी को एस्टेब्लिश करने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल, हियर करने के लिए अपील, जो कि ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सीजी को एम्पावर कर रहा है सेक्शन 25 कि वो अपीलेट ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश करें और अपील करें, अपील जो है उसके ऑर्डर के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किया जा सकता है। और सेक्शन 26 प्रोवाइड कर रहा है अ पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो मे प्रेफर कर सकता है एन अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 45 डेज। सच पीरियड एक्सटेंड हो सकता है अगर उनके पास एक सॉलिड रीज़न है और वो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है सेटिस्फाई हो जाए तो 45 डेज और उसको एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद वो ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन सेक्शन 45 एक और सेक्शन जो उनको पावर कर रहा है कि वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में विद इन 60 डेज। नाउ थैंक यू गाइज, ये आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट खत्म हो गया एज पर गिवन इन प्रैक्टिस मैनुअल एप्लीकेबल फॉर सीए फाइनल। थैंक यू सो मच।